नमस्कार। आज हम आरों में संकलित अध्याय दूध का दाम के अगले भाग को पढ़ेंगे। भोंगी का शासन 1 वर्ष तक चला, क्योंकि भोंगी महेश बाबू के बच्चे को दूध पिलाती है और महेश बाबू के घर में महेश बाबू के बाद भोंगी की ही चलती है। तो इस तरह से पूरे घर में भोंगी का शासन चलता है और यह लगभग 1 वर्ष तक चला। ब्राह्मण देवताओं ने इस बात को लेकर आपत्ति की कि महेश नाथ का बालक बंगिन का दूध पी रहा है। मोटेराम शास्त्री ने तो प्रायश्चित का प्रस्ताव भी रख दिया, यानी कि जो ब्राह्मण थे उसमें तो उन्होंने, क्योंकि उस समय छुआछूत की जो बीमारी काफ़ी फैली हुई थी समाज में, और जो ब्राह्मण थे वो बंगिन का दूध पिलाने के पक्ष में नहीं थे। तो मोटेराम शास्त्री महेश बाबू को प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। तो महेश बाबू क्या कहते हैं, लेकिन महेश नाथ ने उसे फटकारते हुए कहा कि कल तक मेरा पुत्र उसी बंगिन का खून पीकर पलता रहा, अब उसमें छूत कहाँ से आ घुसी। तो मोटेराम शास्त्री को महेशनाथ फटकारते हुए कहते हैं, डांटते हुए कहते हैं कि कल तक तो मेरा पुत्र उसी बंगिन का खून पीकर पल रहा था और आज उसमें छूत आ गई है। शास्त्री जी ने अनेक तर्क देकर बंगिन को उसकी गद्दी से उतार दिया। तो लेकिन शास्त्री जी काफ़ी तर्क देते हैं और बंगिन को जो है उस गद्दी से उतरना पड़ता। फिर भी बूंगी को काफ़ी दान दक्षिणा मिली, यहाँ तक कि सोने के चूड़े और सुंदर साड़ियाँ भी मिली। लेकिन बूंगी को महेशनाथ और उसकी पत्नी काफ़ी दान दक्षिणा देते हैं और सोने के चूड़े और सुंदर साड़ियाँ भी वो बंगिन को देते हैं। लेकिन गांव में प्लेग की महामारी फैल जाती है, जिसके कारण बूंगी के पति गुद्दड़ की मृत्यु हो जाती है। अब बूंगी अकेली थी। उसका 5 वर्ष का मंगल दुर्बल और रोगी होने के बावजूद दौड़ने लगा था। जमींदार के पुत्र सुरेश के सामने वह पिद्दी सा लगता था, क्योंकि प्लेग की महामारी के कारण गुद्दड़ की मृत्यु हो गई और बूंगी अकेली हो गई। उसका 5 साल का बेटा मंगल, वह भी काफ़ी कमज़ोर और बीमार रहने के बावजूद भी दौड़ने लगा था, और जमींदार के पुत्र सुरेश के सामने वह बहुत छोटा, बहुत कमज़ोर लगता था, पिद्दी सा लगता था। महेशनाथ के घर का नाला साफ करते हुए बूंगी को काले सांप ने काट लिया और वह मर गई। लेकिन एक दिन जब वह महेशनाथ के घर का नाला साफ कर रही थी तो एक काला सांप उसमें से निकलता और उसे काट लेता, जिसके कारण बूंगी की मृत्यु हो जाती है और मंगल अनाथ हो जाता है। परंतु वह महेश बाबू के द्वार पर ही मंडराता रहता था। मिट्टी के स्कोरों में उसे जूठन मिलती, जिसे वह न चाहते हुए भी खा लेता था। गांव भर के लड़के उसे चिढ़ाते और अपमानित करते, कोई भी उसे साथ नहीं खिलाता था। महेश बाबू के मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे एक फटे हुए टायर के टुकड़े पर वह बैठता और सोता था। उसके पास मिट्टी के स्कोरे और सुरेश की उतरी हुई धोती के सिवाय कुछ भी नहीं था। अब जब मंगल के माता पिता दोनों का देहांत हो जाता तो मंगल अनाथ हो जाता है। अब मंगल के सामने कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए महेश नाथ के घर के सामने ही एक पेड़ के नीचे जो रहता और वहीं पर उसे जो महेश बाबू के घर में जूठन मिलती, उसी से वह अपना पेट पालता था। गांव के दूसरे बच्चे भी उसे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। लेखक बताता है कि गांव के धर्मात्मा लोग हैरान थे
कि बाबू साहब ने अछूत मंगल को अपने घर के सामने रहने को स्थान दिया हुआ था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महेश बाबू मंगल को जो अपने घर के सामने स्थान दे या उसको रहने दे। भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा के बावजूद जिंदा और पहले से स्वस्थ था। लेकिन मंगल बहुत भाग्य का धनी था। वह झुलसती हुई गर्मी यानी कि इतनी भयंकर लू चलती थी, और गलते हुए जाड़े भयंकर सर्दी में भी जब जिसमें सब कपाने लगते थे, और मूसलाधार वर्षा सभी को सहन करते हुए जिंदा रहा और पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ था। उसका अपने गांव का एक कुत्ता टॉमी था। मंगल शाम को एक बार अपना घर देखने अवश्य जाता और वहाँ थोड़ी देर रो भी लेता। यहीं आकर उसे स्नेह और शांति मिलती थी। अब मंगल का जो साथी था वह टॉमी नाम का कुत्ता था, क्योंकि उसे भी उसके समाज ने उपेक्षा करके भगा दिया था। और मंगल और टॉमी दोनों एक साथ ही रहते थे, और कभी कभी मंगल साय के समय अपने घर को देखने चला जाता था, और वहाँ पहुंचकर वह थोड़ी देर रोता और फिर उसे स्नेह और शांति मिलती थी। एक दिन गांव के लड़के मिलकर एक खेल खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। खेलने वालों की जोड़ी पूरी न होने पर सुरेश ने मंगल से खेलने के लिए कहा, लेकिन मंगल मालिक के डर के कारण हाँ नहीं कर सका। आखिर सुरेश के आग्रह पर मंगल उन लड़कों के साथ खेलने को तैयार हो जाता है। मंगल के न चाहने पर भी उसे घोड़ा बनाया जाता है। सुरेश के भार से उसकी कमर टूटी जा रही थी। उसने धीरे से पीठ को सिकोड़ा और सुरेश की टांग के नीचे से सरक कर बाहर आ गया। फलस्वरूप सुरेश नीचे गिर पड़ा और रोने लगा, क्योंकि एक दिन जब वो कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे तो सुरेश भी वहाँ था, महेश बाबू का लड़का, और उनकी जोड़ी पूरी नहीं बन रही थी। वह ज़बरदस्ती मंगल को खेलने के लिए कहते हैं और ज़बरदस्ती उसे घोड़ा बना लेते हैं, जिसके ऊपर सुरेश बैठ जाता है। अब सुरेश वज़न में काफ़ी भारी था, इसलिए वह उसके वज़न को सहन नहीं कर पाता और नीचे सिकुड़ कर उसकी टांगों के नीचे से निकल जाता है, और सुरेश धड़ाम से नीचे गिरता है और रोने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे उसका भोंपू बज रहा हो। अब सुरेश की रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ी भी आती है, और पूछने पर उसे पता चलता है कि मंगल ने सुरेश को छू लिया है, क्योंकि वह बहाना बना देता है कि मंगल ने मुझे छुआ और इसीलिए वह रो रहा है। मंगल की निर्भीकता के कारण उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मंगल इतना निर्भीक था, वो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करता, इतना मासूम था, और लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है। परंतु सुरेश के द्वारा कसम खाने पर माँ ने विश्वास कर लिया। यही नहीं, उसने मंगल को डांट भी लगाई, परंतु मारा नहीं। ऐसा करने पर उसे स्नान करना पड़ता। अब माँ अपने बेटे पर विश्वास कर लेती, क्योंकि वह उसकी कसम खा रहा था। नहीं माँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ, सुरेश ने मुझे छुआ, तो उसे विश्वास करना पड़ा और वह मंगल को डांटती है। अगर वह उसे मारती तो वह भी अछूत होती और उसे स्नान करना पड़ता। उसने मंगल से यह भी कहा कि हमारे दरवाजे पर वह नज़र आया तो उसे मार पड़ेगी, और मंगल रोता हुआ वहाँ से चल दिया। वह भंगी था और डरा हुआ भी था। वहाँ और कोई उसे शरण देने वाला भी नहीं था। तो इस तरह से जो है मंगल डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन शाम होते ही मंगल को जोरों की भूख लगती है। उसने टॉमी से पूछा,
उसने शायद यह कहा होगा कि इस तरह का अपमान तो आजीवन सहन करना पड़ेगा। मंगल उसे कहीं और खाने के लिए भेजना चाहता है, लेकिन वह नहीं जाता, क्योंकि मंगल रूठ कर जो वहाँ से चला जाता है, लेकिन पेट की आग के सामने तो उसे भी मजबूर होना पड़ता है। और भूख के कारण वह टॉमी को कहता कि तुम जाओ खा लेना, लेकिन टॉमी नहीं जाता। और मंगल ने टॉमी से फिर कहा कि मालकिन उसे ढूंढ रही होगी, सुरेश की जूठन खाने के लिए उन्हें आवाज़ लगाई जा रही होगी। तो वह मंगल जो है टॉमी को कहता है कि तुम जाओ, मालकिन तुम्हें जो एक तरह से ढूंढ रही होगी और सुरेश की जूठन के लिए तुम्हें आवाज़ लगाई जा रही होगी। उसने यह भी कहा कि वह तभी सामने आएगा यदि उसे नाम से पुकारा जाएगा। अब मंगल और टॉमी जाने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस बात पर यदि हम जाकर जो है छुप जाएंगे और यदि हमें नाम से पुकारा जाएगा तो हमें सामने आएंगे। आखिर दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तो नौकरों की बातचीत को सुनकर वह निराश हुआ, परंतु अचानक कहार जूठन लेकर सामने आ गया। उसने जूठन मंगल को दी। अब क्योंकि नौकरों में आपस में बातचीत चल रही थी कि ठीक हुआ मंगल भाग गया, नहीं तो सुबह सुबह अछूत का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन तभी कहार जो है उसे वो जूठन लेकर जो सामने आता हुआ दिखाई देता है। उसने जूठन मंगल को दी। अतः मंगल और टॉमी दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जूठन खाने लगे। यही जूठन मंगल की माँ के दूध का दाम थी। और फिर मंगल और टॉमी उस जूठन को लेकर वही अपने पुराने ठिकाने नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जाकर उस जूठन को खाने लगते हैं और सोचते हैं क्या यही मंगल की माँ के दूध का दाम है। अर्थात मंगल की माँ ने, अर्थात भूंगी ने जो सुरेश को अपना दूध पिलाया था, क्या आज मंगल को जूठन के रूप में इस दूध का दाम मिल रहा है। तो इस तरह से आपकी यह कहानी समाप्त होती है और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको छात्रवृत्ति के रूप में भेज रहा हूँ। वह भी आपने साथ में लिखने हैं, वह याद करने हैं।